हेलो एवरीवन, दिस इज़ एनवी सर। वेलकम टू अप चैनल स्टडी पाथ। देखिए, मैंने आप सभी को फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बताया था। मैंने आपको यही बताया था कि कैसे 14 जुलाई 1789 में हमला कर दिया था फ्रेंच में, है ना। और वहाँ पर जो उसका राजा था उसके एम्यूनिशन बेस्टाइल किले पर हमला कर कर वहाँ की सारी चीज़ें तोड़ दी थी। तो मैंने ये आप सभी को एक फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था। मैंने ये भी बताया था कि किस तरीके से मतलब वहाँ पर जो बेस्टाइल किला जो मतलब राजा ने बनाया था, उस राजा के किले को मतलब तोड़ दिया था, जहाँ पर राजा सिर्फ अपने उन लोगों को रखा करता था जो कैदियां हुआ करते थे, और राजा ने ये सिर्फ अपनी मन मर्जी से बनाया था। तो इसी का प्रतिशोध मतलब राजा का प्रतिशोध मतलब राजा से बदला लेने के चक्कर में करीब 7,000 के आसपास औरतें और आदमी एक टाउन हॉल में इकट्ठे हुए और उन्होंने एक ग्रुप बनाया, और उस ग्रुप में जाकर इन लोगों ने एक बिल्डिंग में जाकर उन्होंने आर्म्स वगैरह जो थे, है ना, वो सारे चुरा लिए उस बेस्टाइल किले से, और वहाँ के कमांडर को भी मार दिया। ये सारी कहानी तो अब हमें जब पता पड़ेगी जब हम इस टॉपिक में आगे और अल्टीमेटली मूव करेंगे। देखिए, ये सारा टॉपिक जो है आपको मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में क्लियर कर दिया था। इसके बाद आपको ये पता पड़ेगी कि ऐसा राजा के साथ क्यों हुआ, मतलब उन्होंने बेस्टाइल किले पर इस तरीके से तोड़ फोड़ कैसे शुरू कर दी। यहाँ पर ये लोग इकट्ठा हुए और इन्होंने ये जो बेस्टाइल किला था इस पर हमला किया, और हमला करने के बाद यहाँ से सारे एम्यूनिशंस वगैरह जो थे, जितने भी औजार थे, वो सभी को इन लोगों ने चुरा लिया था। अब देखिए, यहाँ पर क्या था कि फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। अब देखिए यहाँ पर क्या था कि एक 1774 में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम लुइस 16 था। और वो लुइस 16 किस फैमिली से बिलोंग किया करता था? बोरबोन फैमिली से। आजकल तो बिस्किट्स के नाम भी बोरबोन है फिर। देखिए, फिर यहाँ क्या हुआ कि 20 ईयर ओल्ड, है ना, ये 20 साल का एक राजा था, और इसकी एक शादी एक खूबसूरत सी ऑस्ट्रिया प्रिंसेस मैरी एंटोनेट से करा दी गई थी। उस टाइम पर हो जाया करती थी सन 1774 में, बहुत कम उम्र में भी शादी हुआ करती थी। तो यहाँ पर जैसे ही ये गद्दी पर आया तो इसने देखा कि जो एम्प्टी ट्रेजर्स था, है ना, जो ट्रेजर था मतलब जो राज खजाना था, वो पूरा इसको खाली मिला। ऐसा इसलिए क्योंकि उस टाइम फ्रांस की कई जगह पर वॉर चल रही थी, और इससे पहले जो लुइस 16 है तो इससे पहले लुइस 15 होगा। तो लुइस 15 जब ये आया, लुइस 15 के बाद जब लुइस 16 आया, तब ये गद्दी पर बैठा, तो इसने देखा कि इस देश का राज खजाना तो खाली है, लेकिन राज खजाना खाली क्यों था? इसका कारण ये था कि पहला पॉइंट सुनो मेरे प्यारे बच्चों। फर्स्ट, ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि जब लुइस 16 राजगद्दी पर बैठा था तो उसको अपना राज खजाना खाली मिला क्यों, किन कारण से? कि पहला तो ये, इसने जो पहले जो मतलब लुइस 15 से पहले जो राजा हुआ करते थे, उन्होंने उनकी लड़ाई जो फ्रांस थी, उनकी लड़ाई ब्रिटेन से थी, और ब्रिटेन ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ पर मतलब अपना कंट्रोल कर रखा था। तो फ्रांस ने अमेरिकन कॉलोनीज़ को आज़ाद कराने के लिए ब्रिटेन से इन पर हमला किया और इनको आज़ाद करा दिया। तो इसी लड़ाई में सिर्फ 2 बिलियन लिब्रेस के अराउंड, मोर देन 2 बिलियन लिब्रेस, मतलब समझते हो, ये फ्रांस की उस टाइम पर करेंसी हुआ करती थी। कब? 1774 में। जैसा कि मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, 1794 तक ये यूनिट ऑफ करेंसी हुआ करती थी फ्रांस के अंदर, और फिर इसके बाद ये डिसकंटिन्यूड हो गई। आज फ्रांस की करेंसी क्या है आप बता सकते हो मुझे? यूरो। क्या है? यूरो। हम कह सकते हैं 90.37 इंडियन रुपीज़ के बराबर एक यूरो होता है। देखिए, देखो कैसे इतिहास बदला है ना। ये सारी चीज़ें हमें इतिहास में पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है ना। फिर देखिए यहाँ पर मैं यहाँ था, है ना, तो यहाँ पर 2 बिलियन लिवरेज के अराउंड मतलब इसको खर्चा आया। दूसरा ये भी था कि जब फ्रांस के अंदर मतलब कर्जा हो गया था, तो इसने बड़े बड़े मनी लैंडर्स से, जो राजा हुआ करता था, उनसे ये लोन लेने लग गया। और जब मनी लैंडर्स मतलब जो लोन देते हैं, है ना, उनसे इसने लोन लिया, तो यहाँ पर 10% के आसपास जो लोन था, है ना, वो इस लोग जो थे मनी लेंडर्स से, जो वो इससे 10% इंटरेस्ट चार्ज किया करते। तो ये सारी समस्याएं थी इसमें फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ। देखिए यहाँ पर फ्रेंच गवर्नमेंट वॉज ऑब्लाइग टू स्पेंड इंक्रीज। अब देखिए यहाँ पर मतलब उस वो इतना सारा सब कुछ तो था ही कि मतलब 10% तो उसको खर्च करना ही था, मतलब जो उनको देना था किनको, इंटरेस्ट मनी लेंडर्स को। फिर इसके साथ साथ इसको भाई अपने मेंटेन भी तो करके चलना था क्या, जैसे रनिंग गवर्नमेंट ऑफिस चला रहा था, फिर इसका खुद का किला था, है ना, यूनिवर्सिटीज़ थी। तो ये भी एक कारण था कि यहाँ पर इंक्रीज हुआ टैक्सेस का। फिर देखिए यहाँ पर फ्रेंच सोसाइटी 18th सेंचुरी में, हम बता दें कि 3 एस्टेट में। अब देखिए यहाँ पर मेन फंड आता है फ्रेंच सोसाइटी के बारे में। देखिए फ्रेंच सोसाइटी जो थी उस टाइम वो 3 एस्टेट हुआ करती थी। पहली स्टेट क्लर्जी, दूसरी नोबेलिटी, और तीसरी एस्टेट जो हुआ करती थी जिसके अंदर बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट, लॉयर, पीजेंट्स, आर्टिशियंस, ये सभी इसके अंदर आया करते थे। देखिए जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट, मतलब फर्स्ट एस्टेट के अंदर कौन आया करता था? जो पुजारी हुआ करते थे, जो चर्च के पुजारी हुआ करते थे। फिर
सेकंड स्टेट के अंदर कौन आया करता था? सेकंड स्टेट के अंदर वो लोग आया हुआ करते थे जो नोबल्स हुआ करते थे, मतलब मंत्री परिषद के जो जितने भी बैड लोग हुआ करते थे, मंत्री परिषद जो राजा के अंडर में मंत्री हुआ करते थे ना, वो नोबिलिटी के अंदर आया करते थे। फिर आपका आता था थर्ड फेज। तो देखिए यहाँ ये जो थर्ड एस्टेट है इसके अंदर 90% लोग जो हैं वो न, जो थर्ड एस्टेट है जैसे बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, पीस एंड आर्टिशंस, ये जो 90% लोग हैं ये खुद फ्रांस के अंदर 90% लोग थे, और बचे कुछ 10% लोग ये क्लर्जी और नोबिलिटी थी। बताया जाता है कि सिर्फ 60% जो ज़मीन थी, जो फ्रांस के अंदर पूरी ज़मीन थी वो क्लर्जी और नोबिलिटी के पास थी, और रेस्ट किनके पास थी? इनके पास, थर्ड एस्टेट में। लेकिन थर्ड एस्टेट में भी कुछ ही लोगों के पास मतलब ये ज़मीन हुआ करती थी, बाकी जितनी भी ज़मीन थी वो बड़े बड़े जब फार्मर्स के पास हुआ करती थी, जो रिच फार्मर्स। अब देखिए यहाँ पर एक सबसे बड़ी दुखद वाली बात क्या थी इन लोगों के लिए, जो थर्ड एस्टेट, कि इनको उस टाइम पर टैक्स पे करना पड़ता था। जो फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट हुआ करती थी ये कोई भी टैक्स नहीं पे किया करते थे, और जो थर्ड एस्टेट हुआ करती थी वो सारा टैक्स वो खुद ही पे किया करती थी, है ना। तो थर्ड एस्टेट को ये टैक्स पे किया करते थे। अब देखिए यहाँ 3 हिस्सों में मतलब फ्यूडल सिस्टम था। फ्यूडल मतलब सामंतवाद जैसे हम कहते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप, पहले क्लर्जी फिर नोबेलिटी, है ना, जैसे तीसरी एस्टेट फिर थर्ड एस्टेट, मतलब सामंत मतलब क्रमिक तौर से नीचे लगाना, असेंडिंग, है ना, बड़े से छोटा, इस तरीके से इन लोगों ने क्रमिक तौर से लगाया। ठीक है, मतलब इस तरीके से उस टाइम पर सोसाइटी चला करती थी। अब देखिए इतना तो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। इस सभी जो मैंने आपको ये सारी बातें बताई वो इसी के अंदर ये दे रखी हैं आपको। आप इस टॉपिक को क्लियर पढ़ोगे तो और अच्छा समझ में आएगा। फिर देखिए यहाँ पर, है ना, यहाँ पर अच्छा मैंने आपको एक चीज़ और बताना भूल गया कि ये जो चर्च हुआ करता था, जो थर्ड एस्टेट फर्स्ट एस्टेट के अंदर जो चर्च हुआ करते थे, क्लेरिकल पोस्ट हुआ करती थी, जो चर्च के पुजारी हुआ करते थे, ये एक टैक्स वसूला करते थे चर्च के नाम पर। उस टैक्स का नाम क्या था? तिथ। कैसे याद रखोगे? तिथ, है ना। ये तिथ जो हुआ करता था ये एक तरीके का टैक्स हुआ करता था, जो ये लोग उनसे किनसे लिया करते थे? चर्च एग्जाम किया करते थे उन लोगों से जो लोग, मतलब हम कह सकते हैं कि 10% जो मैंने जो चर्च का जो टेथ वाला जो टैक्स है ये पीस एंड मतलब थर्ड स्टेट से लिया करते थे। फिर आपका आता है क्या? टेल। टेल एक तरीके का डायरेक्ट टेस्ट है ना, डायरेक्ट टेस्ट। ये भी वो लगाया करते थे किन पर? थर्ड स्टेट के ऊपर, है ना। तो ये टेल जो था एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स था, और मतलब और फलाना ढिकाना कई इस तरीके के मतलब कई सारे टैक्स इन लोगों के ऊपर लगा दिए थे। तो अब जाहिर सी बात है ये लोग बदला तो लेंगे। तो 2 तरीके के टैक्स हुआ करते थे, कैसे याद रखो? एक तिथ और टेल। टेल जो था इनडायरेक्ट टैक्स, और तिथ क्या था? वो सारा टैक्स जो चर्च एक्सट्रैक्ट करा करते थे किन लोगों से? थर्ड एस्टेट से, है ना। और बहुत सारा टैक्स इसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्स मैंने आपको बता दिया, फिर कई सारे टैक्स इनसे वसूला करते थे। देखिए इस तरीके से लोग टैक्स पकड़ा करते थे। और ये राजा है, और देखिए इसके सामने ये देखिए डॉग बैठा है, और ये किस तरीके से मतलब ये अपना रख रहा है सामान, और ये एग्जाम करने की कोशिश कर रहा है। फिर देखिए यहाँ पर स्ट्रगल क्या था। देखिए फ्रांस में एक सबसे बड़ी क्रांति क्या थी कि फ्रांस के अंदर 23 मिलियन पीपल्स से ऑलमोस्ट, है ना, कब? 1715 में। और उसके बाद वो बढ़कर कितने हो गए? 28 मिलियंस हो गए, कब? 1789 के अंदर, है ना। तो देखिए इससे ज़्यादा तो यार हमारे यहाँ यूपी में ही मतलब 240 मिलियन पॉपुलेशन है करंटली। तो उस टाइम तो कुछ भी नहीं थी ये पॉपुलेशन, है ना, 241 सेकेंड से, है ना। तो दिस लेड टू द रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ फूड ग्रेन। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर फ्रांस में जब इतना सारा टैक्स था तो ऑलरेडी 23 मिलियन पीपल्स तो पहले से ही थे 1715 में, फिर बढ़ चढ़ कर वो कितने हो गए? 1789 हो गए, कब? 28 मिलियन पीपल हो गए 1789 में। और यहाँ पर देखिए कई सारी इंक्रीज जो थी, डिमांड जो थी फूड ग्रेन्स की वो बढ़ गई। अब देखो पॉपुलेशन तो बढ़ गई लेकिन इन लोगों की वेजेस नहीं बढ़ी। वेजेस मतलब होता है जब ये लोग काम करते हैं और काम के बदले में इनको जो पैसे मिलते हैं उनको हम बोलते हैं क्या? वेजेस। ठीक है, तो जो मतलब लेबर वगैरह होते हैं ना, जो काम करते हैं उनको वेजेस मिलती हैं, और जो प्रोफेशनलिस्ट होते हैं उनको क्या मिलती है? सैलरी। तो ये लोग जो वेजेस इनको जो थी वो फिक्स थी, है ना। बड़े बड़े जो मनी लैंडर्स जो भी इनके यहाँ पर ये लोग, जिनके यहाँ पर ये लोग फार्मर्स पीसेंट वगैरह काम किया करते थे, इनकी जॉब्स मतलब जो थी वर्कर्स की, वो जो वेजेस थी वो फिक्स थी। लेकिन अब जब ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई तो खाने की डिमांड भी ज़्यादा हो गई, तो इसकी वजह से क्या हुआ? ग्रेन्स की जो प्रोडक्शन थी, और ऊपर से इनके ऊपर कितने सारे टैक्सेस दे रखे थे। तो ये भी एक कारण था कि इस वजह से फ्रांस के अंदर जो ब्रेड और फीस के पीसेस के प्राइसेस थे वो काफ़ी ज़ोरों शोरों से बढ़ गए थे, है ना। और इसकी वजह से ये लोग भुखमरी में भी आ गए थे। फिर देखिए यहाँ पर पास्ट में हमने ये पढ़ा कि पीजेंट ने, वर्कर ने किस तरीके से रिवॉल्ट किया,
टैक्सेस, फूड सिक्योरिटी को लेकर, वो कैसे अभी हम पढ़ाएंगे आपको इस टॉपिक के बाद, जब ये आपको बिट पे दे रखा है ना। इससे पहले आप ये समझने की कोशिश करो। आई थिंक वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, तो मेरे प्यारे बच्चों, ग्रोइंग मिडिल क्लासेस का टॉपिक जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करता हूँ डालने के लिए, क्योंकि वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी तो अपलोड होने में भी थोड़ी सी समस्या आएगी। टिल द टाइम, हैव अ फन और हैव अ ग्रेट स्टडी।